दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम विविध प्रकार के प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, CIA किस देश की आसूचना एजेंसी है? आपको बताना है। ऑप्शन है रूस, इंग्लैंड, भारत या यूएसए। तो सही उत्तर है यूएसए। दोस्तों CIA का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और ये संयुक्त राज्य अमेरिका की आसूचना या गुप्तचर एजेंसी है। अगला प्रश्न है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा निम्नलिखित में से किसका भाग है? आपको बताना है। गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय या विदेश मंत्रालय। तो सही उत्तर है मंत्रिमंडलीय सचिवालय। दोस्तों रा यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है जिसका गठन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में 21 सितंबर 1968 को किया गया था। ये संस्था मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है मोसाद क्या है? तो आप जानते हैं मोसाद इजराइल की गुप्तचर एजेंसी है। अगला प्रश्न है दोस्तों ISI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और ये पाकिस्तान की गुप्तचर इकाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? और आप जानते भी होंगे समाचार पत्रों में और वाद विवाद में आता है फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ। दोस्तों फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ प्रेस यानी मीडिया को कहा जाता है जो कि राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है, इसलिए इसे लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र कौन सा है? आपको बताना है। तो उत्तर है फ्लीट स्ट्रीट और फ्लीट स्ट्रीट दोस्तों फ्लीट नदी के नाम पर लंदन की एक गली है जहां से 1980 के दशक तक अधिकांश ब्रिटिश समाचार पत्र छपते रहे थे और क्रमिक रूप से अब यहां समाचार पत्रों के कार्यालय हट गए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन आपके दिए गए हैं। रूस की संसद फेडरल असेंबली कहलाती है, बिल्कुल सही है। रूसी संसद में काउंसिल ऑफ द फेडरेशन निचला सदन है, सही नहीं है। और रूसी संसद में उच्च सदन का नाम स्टेट ड्यूमा है, ये भी सही नहीं है। केवल एक आपका सही है कि रूस की संसद फेडरल असेंबली कहलाती है। दोस्तों रूसी संसद का नाम फेडरल असेंबली है। रूसी संसद के निचले सदन को ड्यूमा कहते हैं जबकि उच्च सदन को फेडरेशन काउंसिल या काउंसिल ऑफ द फेडरेशन कहते हैं। तो केवल कथन एक आपका सही है। अगला प्रश्न है जापान की संसद को क्या कहा जाता है? आपको पता होगा डायट। दोस्तों जापान की संसद को डायट और स्वीडन की संसद को रिक्सडेग, स्पेन की कोर्टेज और पोलैंड की संसद को सेजिम कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों चीन की संसद जानी जाती है किस नाम से? तो उत्तर है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस दोस्तों चीन की संसद को कहते हैं और इसमें वर्तमान में 2980 सदस्य हैं और ये विश्व की सबसे बड़ी संसद है, लेकिन वास्तव में ये लगभग रबर स्टाम्प विधायिका है जो कि सामान्यतः चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के निर्णयों पर मुहर लगाती है। अगला प्रश्न है किस देश की राजनैतिक नेतृत्व को प्रिंस लिंग नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा सही उत्तर है चीन। दोस्तों चीन के राजनैतिक नेतृत्व को प्रिंस लिंग नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है तास। तास कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो तास रूस की समाचार एजेंसी है। सोवियत संघ के विघटन के बाद इसे 1992 में इंफॉर्मेशन टेलीग्राम एजेंसी ऑफ रूस यानी आईटार तास में समाहित कर दिया गया है। 2014 में इसका पुनः नाम तास कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो चीन की समाचार एजेंसी न्यू चाइना न्यूज एजेंसी है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी या न्यू चाइना न्यूज एजेंसी ये चीन की समाचार एजेंसी का नाम है। अगला प्रश्न है डॉन किस देश का समाचार पत्र है? तो डॉन जो है पाकिस्तान का प्रमुख समाचार पत्र है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? फ्रांस, ब्रिटेन, इटली या जर्मनी? तो सही उत्तर है फ्रांस। फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट या कूटनीतिक दस्तावेजों को येलो बुक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर, संधि या संविधान नहीं है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है कि सभी राज्य, क्षेत्र, देश जो किसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्राधिकार के अधीन थे, स्वतः राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए, तो ये आपका सही नहीं है, केवल एक सही है। आप देख लीजिए, राष्ट्रमंडल का अभी तक कोई अपना चार्टर, संधि या संविधान नहीं है, हालांकि इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सभी राज्य, क्षेत्र, देश जो किसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, स्वतः राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं बने, बल्कि इसकी घोषणा उस देश को करनी होती है जो उसमें शामिल होना चाहता है। ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्राधिकार, शासन, अधिदेश वाले कई देश जैसे बर्मा, अदन, मिस्र, इराक, कुवैत, यूएई स्वतंत्र होने पर राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं बने हैं। तो कथन एक सही है, कथन दो आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। पंडित नेहरू का ये कथन किसे इंगित करता है? तो उत्तर है भारत के राष्ट्रमंडल से जुड़ाव को। दोस्तों आप जान लीजिए, ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र होने के बाद भी भारत ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में बने रहने का निर्णय किया, किंतु अपनी संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पंडित नेहरू ने कहा था कि ये स्वेच्छा से किया गया समझौता है और इसे स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी? जवाहरलाल नेहरू, आई.के. गुजराल, ए.बी. वाजपेयी या मनमोहन सिंह? तो सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों सबसे पहले सितंबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अफगानिस्तान की यात्रा की। उसके बाद इंदिरा गांधी ने 1976 में, मनमोहन सिंह ने 2005 में और मई 2011 में इस देश की यात्रा की थी। दिसंबर 2015 और जून 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी उसको प्रारंभ किसने किया था? तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद जिस विदेश नीति की घोषणा की थी वह तटस्थता पर आधारित थी, यानी गुटों की राजनीति से दूर रहना और एक स्वतंत्र नीति का विकास करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप। तो कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? आप जान लीजिए दोस्तों, इसमें से गुटनिरपेक्षता पंचशील के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। पंचशील का अर्थ होता है व्यवहार या आचरण के 5 नियम। इसमें एक दूसरे के भू क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का पारस्परिक सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, परस्पर लाभ तथा समानता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है। गुटनिरपेक्षता स्वयं में पंचशील का सिद्धांत नहीं है, बल्कि गुटनिरपेक्षता की नीति पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं यानी नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों भारत द्वारा 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद नाभिकीय शस्त्रों के संदर्भ में पहले प्रयोग नहीं की नीति की घोषणा की गई। जनवरी 2003 में प्रयुक्त भारत के नाभिकीय सिद्धांत यानी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के तहत औपचारिक रूप से अपनाया गया और इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख लीजिए कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। दोस्तों ये देखिए, ये आरओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने यूरोपीय संघ की तर्ज पर दक्षिण एशियाई देशों के संघ और एकल मुद्रा की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें देखिए न्यूनतम आयु और पदों का मिलान करना है। तो 21 वर्ष, ये पंचायत के सदस्य 21 वर्ष में बन सकते हैं।
और 25 वर्ष में राज्य विधानसभा सदस्य बन सकते हैं, 30 वर्ष में राज्य विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं और 35 वर्ष में भारत के राष्ट्रपति। तो 2, 3, 4 और 1 सही मिलान 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड के साथ सही उत्तर का मिलान करिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारत का राष्ट्रपति ये भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जज जो हैं वो संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने के लिए शपथ करते हैं। संसद के सदस्य जो हैं वो कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन की और संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता की। तो 3, 4, 2, 1 हो गया, तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप देख लीजिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति निष्ठापूर्वक कर्तव्य निर्वहन, संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने के लिए, और संसद के सदस्य कर्तव्य के निष्ठापूर्वक निर्वहन की, और संघ के मंत्री दोस्तों सूचना की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में किया गया है, जबकि अन्य तीनों की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधानेतर अधिकार का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। तो उत्तर हो जाएगा, वह व्यक्ति, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। वे अधिकार जिनका संविधान के प्रावधानों में वर्णन नहीं है और अन्य रूप से वर्णित होते हैं, उन्हें संविधानेतर अधिकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन आपको दिए गए हैं, 4 हाँ, और इसको क्रम से सही कालानुक्रम में मिलाना है। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी पार्टी की सरकार। उसके अलावा भारत का उस समय सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किया गया। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और ये राष्ट्रीय वाहक बन गया, और गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। तो 1953 में जो है एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और देखिए, जुलाई 1955 में दोस्तों ये स्टेट बैंक जो है, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक रखा गया। और अप्रैल 1957 में सबसे पहले केरल में साम्यवादी पार्टी की सरकार बनी, और गोवा 1961 में दोस्तों आप जान लीजिए कि गोवा में पुलिस कार्रवाई के जरिए भारत में शामिल किया गया। तो 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां कौन कौन सी हैं, आपको बतानी है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना, विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना और भू राजस्व एकत्र करना। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? आप जान लीजिए कि जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियों में कानून व्यवस्था बनाए रखना शामिल है, और पुलिस पर नियंत्रण रखने का कार्य भी ये करती है। इसके अलावा दोस्तों आप जान लीजिए कि विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना, ये जिला दंडनायक के रूप में शक्तियां हैं। भू राजस्व एकत्र करने का प्रयोग जिला कलेक्टर की हैसियत से करता है। तो ए, बी और सी आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? रजनी कोठारी, पी.आर. दुभाषी, टी.एन. चतुर्वेदी या जे.डी. शुक्ला ने? तो सही उत्तर है रजनी कोठारी। दोस्तों रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया में जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है, सही है। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है, बिल्कुल सही है। मैडम कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, सही नहीं है। और पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी का पथ प्रदर्शक शोध अध्ययन है। तो ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। इन्होंने 1917 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के
32वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि मैडम कामा जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 को हुई अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए प्रसिद्ध है। तो अन्य कथन आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन आपके दिए गए हैं और इसमें से बताना है कि कौन से कथन आपके सही हैं। पहला है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही। तीसरा है, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली हैं, सही नहीं है। और योजना आयोग के अध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया हैं, ये आपका सही नहीं है। केवल 1 और 2 आपके सही हैं। केवल 1 और 2 कथन ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर 4 कथन आपके दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से सही नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय का भारत में अपील का उच्चतम न्यायालय है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में 18 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन अब जान लीजिए कि ये जो है अब 22 भाषाएं हो गई हैं। और देखिए, अनुच्छेद 35 अनुच्छेद 17 के साथ युक्त होकर संसद को छुआछूत के प्रयोग के लिए दंड निर्दिष्ट करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, तो सही है। और चार्टर एक्ट 1813 को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है, ये सही नहीं है। दोस्तों, आप जान लीजिए 1 नवंबर 1858 को घोषित साम्राज्ञी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, बी और डी दोनों ही गलत हैं, कोई एक उत्तर आप इसमें से नहीं चुन सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चुनाव करना है कि इसमें से कौन सा उत्तर आपका सही है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष तक की आयु तक आसीन रहते हैं, बिल्कुल सही है। जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वो राष्ट्रीय स्तर का होता है, बिल्कुल सही है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण अध्यक्ष लोकसभा द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही। और संज्ञेय अपराध वह है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। तो चारों ही कथन आपके सही हैं, 1 2 3 4 आपके सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सा अपराध है जिसके घटित होने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता। हत्या, चोरी, आत्महत्या, बलात्कार। तो सही उत्तर है आत्महत्या। देखिए, आत्महत्या ऐसा अपराध है जिसके पूर्ण होने पर अपराधी दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका जीवन अस्तित्व में नहीं रहता, जबकि इसका प्रयास जो है दंडनीय अपराध है। आईपीसी की धारा 309 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए, 4 यहाँ पर जो है विकल्प दिए गए हैं। कानून के समक्ष समता नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है, बिल्कुल सही है। राज्य के नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति, ये गलत है क्योंकि ये संसद की शक्ति है। नए राज्य का निर्माण संसद की शक्ति। और सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो इसमें से बी आपका सही नहीं है। दोस्तों, राज्य के नाम अथवा क्षेत्र में परिवर्तन भारत की संसद विधि बनाकर कर सकती है। अन्य प्रश्नगत युग्म जो हैं वो सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार के संबंध में क्या सही है। तो उत्तर है, इसके पदक पर इंद्र वज्र की 4 प्रतिकृति अंकित होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जिसे युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार किसी व्यक्ति को उसके जीवन काल में 1 से अधिक बार भी दिया जा सकता है। इसके कांस्य से बने पदक पर केंद्र में भारत के राज चिन्ह के चारों ओर इंद्र वज्र की 4 प्रतिकृतियाँ उकेरी गई हैं। और 31 दिसंबर 2022 तक केवल 21 लोगों को ये सम्मान मिला है।
इस पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को भूतलक्षी प्रभाव के साथ 15 अगस्त 1947 से की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18A के अंतर्गत उपाधियां हैं। बिल्कुल सही है। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था, सही है। और किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है, बिल्कुल सही। तीनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे, आपको बताना है। तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या एस राधा कृष्णन। तो सही उत्तर है एस राधा कृष्णन। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में भारत रत्न की स्थापना 1954 में की गई थी। सबसे पहले ये पुरस्कार 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमण को दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और ये करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न है। इसमें उत्कृष्ट सांसद और पुरस्कारों का मिलान करना है। तो दोस्तों, उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार क्या है, आप जान लीजिए। उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार संसद में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले या संसद के कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सांसदों को किया जाता है। इसकी शुरुआत 1994 से की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें 1967 से 1971 के बीच अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है। तो ये है बिहार। बिहार में 1967 से 1971 तक 9 बार गठबंधन सरकारों का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, सरोज जयवाला किस रूप में विख्यात हैं, आपको बताना है। तो ये दोस्तों अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ के रूप में है सरोज जयवाला। अगला प्रश्न है, वह भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष 1988 में नियुक्त किए गए थे। तो उत्तर है नारायण देसाई। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध प्रतिरोधक यानी वार रजिस्टर इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन है जिसे 40 देशों में 90 से अधिक समूह संबद्ध हैं और इसका मुख्यालय लंदन के यूके में है। इसकी दोस्तों स्थापना 1921 में बिल्थोवेन नीदरलैंड में हुई थी और इस संगठन के अध्यक्ष के रूप में नारायण देसाई को 1988 से 1991 में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए, नगेंद्र सिंह ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रहे थे। ए एन राय दोस्तों भारत के मुख्य न्यायमूर्ति रहे थे। आर के त्रिवेदी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अशोक देसाई जो है ये भारत के महान्यायवादी रहे हैं। तो 2, 3, 1 और 4 मिलान करिए। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए थे। तो आप जानते हैं श्री राम सेवक शर्मा। दोस्तों आप जान लीजिए कि कौन सा प्रश्न है, आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष श्री नंदन नीलकेणी नियुक्त किए गए थे। आर एस शर्मा इसके प्रथम महानिदेशक और मिशन निदेशक थे। 12 जुलाई 2016 से इस पद का नाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर दिया गया है। वर्तमान में इसके सीईओ सौरभ गर्ग हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय विपरीत लिंग या ट्रांसजेंडर न्यायाधीश हैं। तो उत्तर है जोईता मंडल, पश्चिम बंगाल की। दोस्तों भारत में न्यायाधीश बनने वाली ट्रांसजेंडर समुदाय की पहली व्यक्ति जोईता मंडल हैं। वो वर्ष 2017 में पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में लोक अदालत की न्यायाधीश बनी थीं। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, सीमा प्रबंधन विभाग यानी बॉर्डर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है
किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन या किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय या पर्यावरण और वन मंत्रालय? तो सही उत्तर है गृह मंत्रालय। दोस्तों, सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय शासन, राज्य व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित विविध प्रश्नों का ये संकलन था। और इसका दोस्तों, ये जो श्रृंखला हम चला रहे हैं, इसका आखिरी वीडियो हम कल प्रस्तुत करेंगे और इसके बाद हम उसका जो है सभी संपूर्ण वीडियो एक साथ प्रस्तुत करेंगे ताकि आपको रिवीजन में आसानी रहे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।